साथियों नमस्कार। साथियों एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में अपने चैप्टर्स में फिर से कुछ बदलाव किए हैं, कुछ चीज़ों को जोड़ा है, कुछ चीज़ों को हटाया है और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे किसी की आइडियोलॉजी पर भी असर पड़ सकता है। इन चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि ये बदलाव किए क्यों जा रहे हैं। देखिए, अंग्रेजों ने इस देश पर जब राज किया था तो उनका मानना यह था कि इस देश पर एक तो फिजिकली राज कर सकते हैं, दूसरा मेंटली राज कर सकते हैं। फिजिकली तो वो खुद यहां पर आ गए, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में अपने उन्होंने पैर जमा लिए, हम लोगों को प्रताड़ित किया, अलग अलग लॉज बनाए, उसके जरिए अपना राज चलाया और हमको परेशान किया। दूसरा मेंटली उन्होंने धीरे धीरे इस तरह की योजनाएं बनाई, इस तरीके के बदलाव किए कि उनको कैसे भी करके ये रियलाइज कराना था कि इंडियंस यू आर इंफीरियर, हम भारतीय सबसे छोटे हैं, सबसे निचले स्तर के लोग हैं, ऐसा वो हमको महसूस कराते थे। इसलिए सबसे पहले 1935 में मैकॉले ने कहा था कि ये भारत पर अगर राज करना है तो सबसे पहले इनका एजुकेशन सिस्टम को बदलो, इसको तोड़ो, इसको बिल्कुल खत्म कर दो, इनको ये फील करा दो कि आप तो कुछ हो ही नहीं, आपका इतिहास ही नहीं है कुछ। मैकॉले ने ये बात खुद कही थी। उसके बाद अंग्रेजों ने अपनी आइडियोलॉजी को प्रसारित करने के लिए यहां के कुछ लोगों का सहारा लिया, उन लोगों के जरिए ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस खुलवाए जिससे उनकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया जा सके। अंग्रेज लोग अपनी मिशनरीज को लेकर के आए। अंग्रेज लोग यहाँ के महिला और पुरुष को सबसे पहले अलग करना चाहते थे, क्योंकि यहां पर महिलाओं को सबसे ज्यादा इज्जत दी जाती थी दुनिया में। आज भी अगर आप 1000 साल पुराने मंदिर उठा करके देख लेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर देवी का नाम हम लोग पहले लेते थे, देवता का नाम बाद में लेते थे, चाहे लक्ष्मी नारायण हो, गौरी शंकर हो या फिर सीता राम हो। ये बताता है कि भारत में महिलाओं को इज्जत दी जाती थी। और 1000 साल पुराने फोटोज उठा करके देख लेंगे तो पाएंगे कहीं भी घूंघट सिस्टम नहीं है, पर्दा सिस्टम नहीं है। ये पर्दा सिस्टम अंग्रेजों के यहाँ हुआ करता था, ये पर्दा सिस्टम अरब कंट्रीज में हुआ करता था, आज भी है। अंग्रेज लोगों के 400 साल पुराने फोटो उठा के देख लेंगे तो महिलाओं का हाथ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरी महिलाओं को कवर करके रखते थे वो लोग, जिससे कोई उन्हें देख ना ले। जब वो इंडिया आए, उन्होंने देखा यहाँ की महिलाएं तो आजाद रहती हैं, तब उन्होंने हमारी महिलाओं पर बर्बरता की। उससे पहले मुगल्स कर रहे थे, इसलिए पर्दा सिस्टम आया था और इसलिए महिलाओं को बाद में ये मजबूर किया गया कि आप भी अपने तन को ढक के रखिए। और हम भारतीयों को महसूस कराया गया कि महिलाएं इंफीरियर होती हैं, इन्हें बिल्कुल घर में बंद करके रखा करो। तो पहले महिलाओं को और पुरुष को तोड़ा, उसके बाद हिंदू और मुसलमान को तोड़ा। 1857 में जब क्रांति हुई थी, हमारा रेवोल्यूशन हुआ था पहला, उस वक्त पाया गया था कि कई जगह पर हिंदू और मुसलमान मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। अंग्रेजों ने सबसे पहले इस यूनिटी को तोड़ने का प्रयास किया। उसके बाद समय के साथ अंग्रेजों को रियलाइज हुआ कि हिंदू और सिख भी काफी एक ही हैं एक तरीके से, इन दोनों को अलग करने का प्रयास करो। उसके लिए 1909 में अंग्रेज रिफॉर्म्स लेकर के आए, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से। इसमें मुस्लिमों को अलग से वोट देने का अधिकार होगा, मुस्लिम ही मुसलमान को वोट देगा, ऐसी व्यवस्था लेके आए जिसे कहते थे सेपरेट इलेक्टोरेट। उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदू और सिखों को भी अलग करना है, तो 1919 में एक्ट लेकर के आए मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से, और इसमें सिखों को अलग से इलेक्टोरल देने की बात करी थी। इसका मतलब होता है कि एक सिख ही सिख को वोट कर सकता है, हिंदू सिख को वोट नहीं कर सकता। यह व्यवस्था जानबूझ करके अंग्रेज कर रहे थे जिससे कि अंदर ही अंदर भारत टूटे। जातिवाद, कास्ट, इन सब का प्रयोग अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा किया था और जातिवाद की बात यहीं से निकल के आई थी। आप अगर हमारा पुराना इतिहास उठा करके देखेंगे, वैदिक काल उठा करके देखेंगे, उसके बाद जब तक मुगल्स नहीं आए थे तब तक देखेंगे तो हमारे भारत में आपको जातिवाद नहीं मिलेगा, वर्ण सिस्टम मिलेगा। वर्ण सिस्टम का मतलब है जो जैसा काम करता है उसको उसी नाम से बुलाया जाएगा। जैसे कोई टीचिंग करता है तो उसे ब्राह्मण बोलेंगे, कोई अगर सोल्जर है तो उसे क्षत्रिय बोलेंगे, कोई अगर बिजनेस करता है तो उसे वैश्य बोलेंगे, और कोई अगर अन्य काम करता है, सर्विस करता है, सेवा करता है, नौकरी करता है कहीं पर, तो उसे शूद्र बोलेंगे। इसमें कोई ऊपर नहीं था, कोई नीचे नहीं था। ऐसा भी हो सकता था कि एक जो वैश्य है उसका बेटा ब्राह्मण बन जाए, ऐसा भी हो सकता था कि एक ब्राह्मण का बेटा शूद्र हो जाए। कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि जिस वर्ण में पैदा हुए हो आपका बेटा भी उसी वर्ण का होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे चीजें खराब होती गई और अंग्रेज उसका फायदा उठाते आए, उसी हिसाब से लॉस बनाते आए। फिर 1947 में जब अंग्रेजों को भारत छोड़ना था तो अंग्रेजों ने व्यवस्था तब तक इतनी मजबूत कर दी थी, सारे एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजी पैटर्न पे चल रहे थे, हमारी व्यवस्था अंग्रेजी पैटर्न पे चल रही थी। हम लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया था कि अंग्रेज आर सुपीरियर, यही सुपीरियर हैं। उसके बाद धीरे धीरे हमारे दिमाग में फीड किया गया कि भाई देखो ऐसा है, तुम लोग तो कुछ जानते भी नहीं थे, तुम तो किसान थे, तुम तो धोती पहनते थे, तुम तो बनियान पहनते थे। ऐसी तस्वीरें पोर्ट्रे करते थे इंडिया के नाम से, जिससे कि हमको लग जाए कि भाई हम पे हमारे पास तो कपड़े भी नहीं थे, इन्हीं के पास था सब कुछ था।
इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज अंग्रेज बहुत पहले कर चुके थे। अंग्रेजों को पता चल गया था, यहाँ पर कुछ ईंट ऐसी मिली थी कि अंग्रेज हैरान हो गए थे। ऐसे ही कई और तथ्य अंग्रेजों को मिले थे जिससे उन्हें पता चल गया था कि हमारी जो साइंस थी पुराने जमाने में बहुत एडवांस थी। बट अंग्रेजों ने भारतीयों को ये पता नहीं लगने दिया लंबे समय तक, क्योंकि पता लग जाता तो हमें कॉन्फिडेंस हो जाता अपने ऊपर, हम और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते, हमारा आत्मविश्वास जाग जाता और हो सकता है अंग्रेजों को सीरियसली न लेते। इस टैक्टिक के तहत वो हम पर राज करते आए। लेकिन जब वो यहाँ से 1947 में गए, तब तक अपने कुछ एजेंटों को यहाँ पर छोड़ गए। वो एजेंट पॉलिटिकल पार्टीज में भी थे, वो एजेंट पत्रकारिता के दुनिया में भी थे, वो एजेंट समाज सेवकों के नाम पर भी अलग अलग मिशनरीज खोल करके बैठे हुए थे, एनजीओ खोल करके बैठे हुए थे। अंग्रेजों ने अपने टाइम पर ही कुछ मिशनरीज को इंडिया में स्टैब्लिश किया जिनका काम था कि यहाँ पर कन्वर्जन कराया जाए। इसलिए आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, ट्राइबल बेल्ट में चले जाइए, जहाँ पर ट्राइब्स रहती हैं, जनजाति रहती हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ पर देखेंगे कन्वर्जन बहुत बड़े लेवल पर हुआ है पिछले 100 साल में, इस वक्त भी हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर लोग आपको क्रिश्चियंस मिलेंगे। वो क्रिश्चियंस अचानक नॉर्थ ईस्ट में कहाँ से आ गए? ये एक थ्योरी थी अंग्रेजों की कि उन लोगों को कन्वर्ट करो जो आसानी से टारगेट हो सकें। टारगेट कैसे करोगे? या तो गरीबी के नाम पर या कास्ट के नाम पर। उनको ये महसूस करा दो कि देखो भारत तो तुमको पूछता भी नहीं है, भारत तुमको बिल्कुल लोअर कास्ट का मानता है। या उनको ये बोलो कि आप तो गरीब हो, हम आपको पैसे दे रहे हैं, बट शर्त यह है कि आप क्रिश्चियन बन जाओ। हम आकर के समय समय पर चेक करते रहेंगे कि आप फॉलो कर रहे हो क्रिश्चियनिटी को कि नहीं, हम आपको पैसा भी देते रहेंगे। ऐसा होता है। आपको अगर जानना है तो ट्राइबल एरियाज में चले जाइए, वरना अपने ही शहर में अच्छे से अगर ढूंढने निकलेंगे तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, सबने देखी हुई होती है। इन मिशनरीज के जरिए भी अंग्रेजों का कार्यक्रम चल रहा था। अब अंग्रेजों के साथ दिक्कत ये थी कि ग्लोरीफाई कैसे करें मिशनरीज को, इस बात को कैसे दिखाएं कि भारतीय वास्तव में भारतीय नहीं है। ऐसे कब तक छुपाएंगे हम तथ्यों को? इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी कब तक छुपा लेंगे? भारतीयों को कल को अगर इनके कोई साक्ष्य और मिल गए तो इनका तो कॉन्फिडेंस फिर से हाई हो जाएगा। इसको परमानेंट दबाने का एक ही तरीका है कि कोई भी ऐसा सोर्स मत छोड़ो जहां से इन्हें जानकारी मिल सके। और जानकारी का सोर्स दो ही होते थे, या तो किताबें, चाहे स्कूल की हो चाहे किसी और चीज की हो, दूसरा अखबार। अखबार में जर्नलिस्ट लोगों को खरीद लो और किताबों में ऐसे लोगों से किताबें लिखवाओ जो इनकी आइडियोलॉजी को मैच करते थे। जी हाँ, सबसे बड़ा खेल किताबों में किया गया। और किताबों में एक शब्द इस्तेमाल किया गया, कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के जरिए बार बार ये दर्शाने की कोशिश करी गई कि देखो इतिहास में फलाने इंसान के साथ ऐसा हुआ क्योंकि वो लोअर कास्ट का था, देखो उन लोगों को हटा दिया गया क्योंकि उनकी कास्ट 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 बार बार किया, जिससे कि ये कास्ट शब्द हमारे जहन में बैठ जाए। किताबों में दर्ज है ये शब्द, इसको हटाया है सरकार ने कल, एनसीईआरटी ने, बताऊंगा दिखाऊंगा विद प्रूफ। ऐसे ही हर उस चीज को किताब में दर्ज कर दो जो इंडिया को ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन न करने दे। अब आपने देखा होगा हिस्ट्री की किताब आपने भी पढ़ी है, हमने भी पढ़ी है, लेकिन ज्यादातर उसमें जो चीज पढ़ने को मिलती है वो है मुगल काल। बताइए इतना बड़ा भारत है कि या दक्षिण में हमारी कोई कल्चर नहीं था, कोई वहां पर एम्परर नहीं था? आप भी अपने दिल से पूछिए, इतिहास के 10 राजाओं के नाम सोचिए तो 10 में से 8 आपको मुगल्स ही याद आएंगे। अगर भारत के याद करेंगे तो आपको अशोक याद आएंगे, एक आध कोई और आ जाएगा दक्षिण का, कृष्णदेव राय वगैरह, इसके अलावा नहीं आएंगे। जबकि भारत की संस्कृति, भारत का कल्चर इतना ज्यादा वृहद था कि आज भी उसकी खोज नहीं हो पा रही है। इतना ज्यादा है, लोग दिन और रात लगे हुए हैं। आज भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भाषा का इस्तेमाल होता था वो भाषा कौन सी थी। आज भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि उस समय की साइंस इतनी एडवांस कैसे थी, नहीं जान पा रहे हैं। अब हम लोग अपने आप को इंडस वैली सिविलाइजेशन से, वैदिक काल से न जोड़ लें, इसलिए बीच में एक गैप करना जरूरी था। यह बताना जरूरी था भारतीयों को कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अलग थे, वैदिक लोग अलग थे, आप अलग हो। तो आप अलग हो ये कैसे सिद्ध होगा? कौन हो आप? आप आर्यंस हो। आप यहां के हो ही नहीं, आप बाहर के थे, आर्यंस थे जो यहां आए हो और यहां बस गए हो। असली इंडियन थोड़े बहुत ही थे जो दक्षिण में चले गए। ये थ्योरी आपको सुनाई गई होगी लंबे समय से, इसको कहते हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी। ये थ्योरी एनसीईआरटी में दी हुई थी, इसको हटा दिया है कल, ऐसी खबर आई है अखबार में। सोचिए कितनी बड़ी थ्योरी प्लांट करी गई थी। इस थ्योरी के 2 मकसद थे। पहला तो ये कि आपको ये गर्व ना हो कि आप भारतीय हो, या आपके जो पूर्वज थे जिन्होंने शून्य की खोज करी या जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी की खोज करी, ग्रहों की खोज करी, वो उनका आपसे कोई लेना देना नहीं था, ये सिद्ध हो सके, पहला। और दूसरा ये कि इस बात की भी आपको तसल्ली रहे कि अंग्रेज या मुगल्स ही नहीं थे जो बाहर से आए थे, आर्यंस भी थे जो बाहर से आए थे। तो आप ज्यादा उछलें ना, इसलिए ये थ्योरी प्लांट की गई थी। कास्ट सिस्टम का मैंने बता दिया, थ्योरी का बता दिया। दूसरा,
इन्होंने कुछ लीडर्स के जिक्र को इस तरीके से करवाया था किताब में, एनसीईआरटी में, जिससे नफरत और फैले। फॉर एग्जाम्पल, एक बिरसा मुंडा थे, उन्होंने एक आंदोलन चलाया था क्रिश्चियन मिशनरीज के खिलाफ। अब इनका जिक्र तो मिलता है, लेकिन जिक्र मिलता है कि इन्होंने आंदोलन चलाया था हिंदू लैंडलॉर्ड्स और क्रिश्चियन मिशनरीज के खिलाफ। हिंदू लैंडलॉर्ड यानी कि जमींदार हुआ करते थे हिंदू, जानबूझ करके हिंदू शब्द जोड़ा है जिससे कि एक डिवाइड क्रिएट हो और आप क्रिश्चियन मिशनरीज को गलत ना समझे। इस तरह से बैलेंस किया है वहां पर। तो ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि केवल मुगल्स ही नहीं थे। दूसरा, भारत के कल्चरल हेरिटेज साइट के नाम पर क्या दिखाया जाता है दुनिया को? ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, ये सब चीजें दिखाई जाती हैं। आप दक्षिण में जाइए, मैंने कई वीडियोस में या शॉर्ट्स में जिक्र किया हुआ है, ऐसे ऐसे मंदिर देखने को मिल जाएंगे कि आज भी खोज हो रही है कि बने कैसे। पूरा का पूरा एक पहाड़ था, उसको काट करके, एक पहाड़ को ही काट के पूरा मंदिर बना दिया, उसमें कुछ भी अलग से नहीं जोड़ा गया है। एलोरा में चले जाइए आप, ऐसे ऐसे मंदिर हैं जिनमें आज भी पिलर्स, कई कई जगह पे तो पिलर्स हवा में हैं, टच नहीं कर रही जमीन को, फिर भी मंदिर टिका हुआ है, समझ में नहीं आ रहा कैसे। सूर्य के उदय होने और सूर्य के अस्त होने पर इस तरह से अलाइनमेंट है उनका कि आप हैरान हो जाएंगे। हमारे जितने भी बड़े या पुराने मंदिर हैं दक्षिण भारत के, उनकी आर्किटेक्ट, उनकी साइंस ही गजब है, हजारों साल पुराने हैं। ताजमहल तो कुछ नहीं, 350 साल पुराना है, वो हजार हजार साल पुराने मंदिर है। उनका आपको नाम तक नहीं पता होगा, हमें नाम तक नहीं पता होगा, क्योंकि पता लगने नहीं दिया गया। अब आप कहेंगे ये तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, आरएसएस का प्रोपेगेंडा है। अगर प्रोपेगेंडा है तो ये तो झूठ नहीं है ना कि वो मंदिर एग्जिस्ट करते हैं, फोटो तो आपने भी देखी होंगी ना कहीं ना कहीं। और ये भी झूठ नहीं है कि आपको मुगल्स के अलावा किसी के बारे में पता नहीं है। तो आपको ये तो पता होगा ना कहीं कुछ अन्याय आपके साथ ऐसा हुआ है कि एक चीज जो आपकी नहीं है वो ज्यादा पता है आपको, और एक चीज जो आपकी है वो आपको पता ही नहीं है। किसी ने तो खेला किया है ना। तब तो बीजेपी नहीं थी, आरएसएस नहीं थी। तो ये कुछ शब्द इसमें जोड़े थे। अब नर्मदा नदी पर एक सरदार सरोवर डैम बना था। उस डैम के निर्माण के दौरान कुछ लोगों ने आंदोलन किए थे, बड़े बड़े, वो लेफ्टिस्ट लोग थे। उनका कहना था कि डैम बनने से क्या होगा कि यहाँ के लोकल लोग हैं ये विस्थापित हो जाएंगे, इन्हें कहीं और जाना पड़ जाएगा, इनकी जिंदगी खराब हो जाएगी, इनके काम धंधे छिन जाएंगे। लेकिन डैम बनने से काम धंधे छिनेंगे, बात सही है, लेकिन कितने काम धंधे नए पैदा होंगे ये भी तो देखिए। उन लोगों को और भी तो जगह एडजस्ट किया जाएगा, काम धंधा उन्हें भी तो मिलेगा ना वहाँ। उस पर कोई बात नहीं करता, जानबूझ कर चलाया गया था। तो हम लोगों को जो एनसीईआरटीज पढ़ाई जा रही थी उसमें ऐसे लेखकों से लेख लिखवाए जा रहे थे, ऐसे ऐसे लेखक उन किताबों को लिख रहे थे जो खुद उस प्रकार की मानसिकता के हैं जिनके अनुसार अंग्रेज महान थे और भारत कुछ नहीं थे। इनका भी अपना ही प्रोपेगेंडा चलता है। इनकी किताबें पढ़ी हैं हमने और आपने, रोमिला थापर जी की। इनके कभी विचार सुन लेना, यूट्यूब पर मिल जाएंगे। इनके अनुसार आप भारत पर कभी गर्व नहीं कर पाएंगे, इनकी किताबें चीजें पढ़ लेंगे तो। ये लेखक थे और इस पर चेंज कर रहा है अब एनसीईआरटी। और कल जो खबर आई है उसको डिस्कस मैं करता हूं। सबसे पहली बात तो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में भी बताया है कि ये यहीं की सिविलाइजेशन थी, कोई कहीं से नहीं आया था। और जितनी पुरानी बताई जाती है उससे भी ज्यादा पुरानी थी, 10,000 साल पुराने तो इसके साक्ष्य मिले ही हैं। डीएनए भी मैच करता है हमारा और इन लोगों का, मतलब हमारा डीएनए कहीं से मिक्स होके नहीं आया है, यहीं का है। ठीक है, ये बात भी इसमें क्लेम करी गई है और हवाला दिया है आर्कियोलॉजिकल रिसर्च का, सर्वे का। ठीक है, उसके अलावा ये तो पूरा उसी में है। बाबरी डिमोलिशन जो हुआ था, बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, उसका भी जिक्र होता था एनसीईआरटी में, उसको भी हटाया है, उसको दूसरे तरीके से बताया है जो वास्तविकता है। इसको इस तरीके से बताया जाता था जैसे कितना बड़ा कम्युनल हार्म हो रहा है देश को। अब देखिए और चीजें अगर देखें तो 6th क्लास की एनसीईआरटी में, हिस्ट्री की एनसीईआरटी में जो बिरसा मुंडा हैं उनके बारे में बता रहा हूं। इनको बताया जाता था कि ये मिशनरीज और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ आंदोलन चलाते थे। अब इसमें हिंदू लैंडलॉर्ड हटा दिया है क्योंकि इनका उससे कोई लेना देना था ही नहीं, और ये साक्ष्य मिले इस चीज के। ठीक है, ऐसे ही क्लास 7 की एनसीईआरटी है आर पास्ट 2, इसमें एक चैप्टर है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन, ऐसा करके। इसमें नैनार संतों की बात करी गई है और नैनार संतों के बारे में बताया गया था कि ये 7 से 9वीं सेंचुरी के बीच में थे और अलग अलग सेक्शन से ये आते थे। टोटल 63 ऐसे नैनार्स थे अलग अलग, जो अलग अलग कास्ट बैकग्राउंड से आते थे, है ना। और इनको अनटचेबल बताया गया था। तो इस चीज में बदलाव करते हुए इन्हें कास्ट बैकग्राउंड की बजाय इसको कर दिया है सोशल बैकग्राउंड, क्योंकि इसमें कोई पॉटर है जो आपने देखा होगा मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वर्कर्स हैं, पीजेंट्स हैं, है ना, हंटर्स हैं, सोल्जर्स हैं, ब्राह्मण्स हैं और चीफ्स हैं। इन सबको कास्ट बैकग्राउंड बताया गया था। ये कास्ट नहीं होता, सोशल बैकग्राउंड होता है। इसको हटा करके अब सोशल बैकग्राउंड किया गया है। अब आप ही बताइए सोशल बैकग्राउंड करने से अच्छा रहेगा या कास्ट बैकग्राउंड करने से? ये कोई कास्ट होती है?
जबरदस्ती कास्ट बनाई गई है। एक आदमी अगर मान लो मिट्टी के बर्तन बना रहा है तो क्या वो दूसरी कास्ट का हो गया? भाई उसका प्रोफेशन है, क्या बुराई है उसमें? तो इस तरह से हमें पढ़ाया जाता था, जिसमें बदलाव किया है। ऐसे ही 5th क्लास की सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी है, उसमें भी एक सेंटेंस लिखा हुआ था एक जगह पर, लाइक द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स आर सोशल ग्रुप्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज स्पेशली मार्क्ड बाय पॉवर्टी, पावरलेसनेस एंड सोशल स्टिग्मा। तो ये जो शब्द है कि जो एससी और एसटी हैं उनको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शक्तिहीन, गरीब और सामाजिक स्टिग्मा के रूप में देखता है, ये सेंटेंस इसमें हटा दिया है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, और हवाला ये दिया है कि इससे सेंटेंस बेहतर बनता है। उसके बाद सरदार सरोवर डैम का जो मैंने आपको बताया था अभी उदाहरण, उसका भी इसमें बदलाव किया है। और उसके बाद एक शब्द और है कम्युनल राइट्स, इसका भी जिक्र किताबों में होता था, और 6 चैप्टर है क्लास 12 की सोशियोलॉजी बुक का, इसको भी हटा दिया है कम्युनल राइट वाले चैप्टर को कि ये रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में जानबूझ करके इस तरीके से पोर्ट्रे किया हुआ है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ही है जो कम्युनल राइट करता है, तो ये भी हटा दिया है। इस तरह के कुछ बदलाव किए हैं। भविष्य में भी ऐसे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, और ऐसे लोगों का जो प्रभाव है अच्छे खासे तरीके से चलता है वो भी धीरे धीरे कम होता दिखेगा। तो ये ज़रूरी है इस देश के लिए। और अब सोशल मीडिया के ज़माने में जहाँ हर चीज़ गूगल पे वेरीफाई की जा सकती है, आप चाहें तो हर चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं, वरना आपको लगेगा एनसीईआरटी भी प्रोपेगेंडा चला रहा है। ऐसा नहीं है, प्रोपेगेंडा चलता आ रहा था, अब चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, क्योंकि आज की डेट में जानकारी हर किसी के पास है, सोशल मीडिया हर किसी के पास है, गूगल हर किसी के पास है, कोई भी चीज़ कहीं से भी वेरीफाई की जा सकती है और अपना इतिहास जाना जा सकता है। नमस्कार।